जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर बल, बल युग्म, उत्तोलक, इसके साथ यांत्रिक लाभ भी होगा, और गुरुत्व केंद्र। इतना टॉपिक पढ़ने पर आपका होगा क्या कि ये बल आघूर्ण वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर इस पर पहले से ही बना दिए हैं, उसमें 2-4 सवाल भी हमने कराए हैं, और इसमें जो भी सवाल बचे हैं उसके लिए एक वीडियो और हम बना देंगे। तो मतलब क्या हो गया, 2 लेक्चर और एक न्यूमेरिकल का वीडियो ले लेंगे तो हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी के जस्ट बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान न होइए, अगर हम कहे हैं तो हम पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। आप परेशान बहुत हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी शुरू होगा, आप आराम से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए आज पढ़ते हैं क्या, समांतर बल। ओके, तो सबसे पहले समांतर बल क्या होता है ये देखिए। जितने भी बल हों, अगर उनकी क्रिया रेखाएं समांतर हैं, क्रिया रेखाएं, काम करने की रेखाएं, सर ये देखो इधर लग रहा है, ये इधर, दिशा अलग है, इसकी दिशा ऊपर है, इसकी दिशा नीचे है, लेकिन काम करना जो क्रिया रेखा है वो समांतर है। इसका देखो ऊपर दिशा है, इसकी ऊपर दिशा है, तो इसमें इसकी नीचे है, लेकिन देखो ये सभी कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, इसलिए इनका नाम हुआ पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स, समांतर बल इस तरह से 2 प्रकार के दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इसे देख लो, इसे देख लो, इसे, जिनकी दिशा भी समान है, और जरा इसको और इसको देखो, इसकी दिशा तो चेंज है, सर इसकी दिशा ऊपर लग रहा है, इसकी दिशा नीचे लग रहा है। सर इसको देखो तो इसकी दिशा नीचे, इसकी दिशा ऊपर है। इन दोनों को देखो तो दोनों की दिशा ऊपर है। इन दोनों को देखो, लास्ट ये वाला, ये और ये, तो इन दोनों की दिशा नीचे है। इस तरह से देखोगे तो कुछ सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। जब सेम डायरेक्शन में सभी फोर्स लगे, जैसे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं और पैरेलल भी हैं, इन्हें कहते हैं समदिश समांतर। एक ही दिशा में कुल लगा है समांतर। और लेकिन अगर एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, इस तरह से, तो दिशा तो सेम नहीं है, समांतर तो है लेकिन दिशा एक ऊपर एक नीचे है। इसका मतलब है दिशा सेम नहीं है तो अदिश, दिशा सेम नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, अदिश समांतर, और दिशा सेम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, समदिश समांतर। इस तरह से समांतर बल 2 प्रकार से बढ़ जाएंगे, समदिश समांतर बल, अदिश समांतर बल। समांतर बल क्या है, जिनकी क्रिया रेखाएं समांतर हों, उन बलों को समांतर बल कहते हैं, जैसे कि सामने दिख गया है। और ये 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक होगा समदिश समांतर, समदिश समांतर बल, समांतर बल मतलब लाइक पैरेलल फोर्सेस। समदिश समांतर बल, इसका मतलब है इसकी क्रिया रेखा भी समान होती है और दिशा भी समान होती है। ये क्या है, क्रिया रेखा और दिशा सभी समांतर हैं, चाहे 2 लगे हो, 4 लगे हो, 6 लगे हो, 10 लगे हो, चाहे जितने हो। बात समझ में आया? हाँ सर। तो क्रिया रेखाएं भी समांतर होगी और दिशा भी समान होगा। क्रिया रेखाएं समांतर और दिशा भी समान। तो हम लिख दें, हाँ, इसमें क्या होता है, क्रिया रेखाएं किसकी, बल की क्रिया रेखाएं समांतर और बल की दिशा भी समान। ठीक है, क्रिया रेखाएं समांतर होंगी और बल की दिशा भी समान होगा। तो ऐसे केस में जैसे मान लो कि यह कोई रॉड है, इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स भी नीचे लग रहा है। किसी पॉइंट पर दे दें, सर ए पॉइंट पी हो गया, मान लीजिए ए हो गया,
इसका नाम क्या रख दिए ए, इसका नाम क्या रख दिए बी, यहाँ पॉइंट जो बल लग रहा है उसका नाम रख दिए पी, यहाँ जो बल लग रहा है उसका नाम क्यू। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पी और क्यू का जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट वो क्या होगा, परिणामी, एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं इसका परिणामी काम करेगा। रिजल्टेंट आर बराबर पी प्लस क्यू, अर्थात जो रिजल्टेंट आया दोनों बलों का वो P प्लस क्यू होगा। यहाँ पर लगेगा, उस पॉइंट को हम C कह दिए। सर अगर ये बैलेंस है, अगर ये बैलेंस है तो इतना बल अगर यहाँ एक बल लगाए यहाँ एक बल लगाए तो रिजल्टेंट यहाँ आया, इतना बल यहीं ऊपर लगा के हम रोक सकते हैं, जैसे तराजू में होता है, इधर एक फोर्स इधर एक बल लगा, रिजल्टेंट यहाँ लगा, इसके ऊपर ऐसे हम हाथ से पकड़ के बैलेंस कर लेते हैं तराजू, और इधर करोगे या इधर करोगे तो घूम जाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ P आया और P से जो इसकी भुजा है उसका गुणा कर दो, जो Q बल आया Q से इसकी भुजा है उसका गुणा कर दो, अरे टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट, तो दोनों बराबर होंगे। इस केस में क्या होता है, तथा P गुणे भुजा AC बराबर Q गुणे BC या CB, कुछ भी लिख दो, C से नापो, काम खत्म। देखो P गुणे C, यहीं से रिजल्टेंट से CA और Q गुणे CB, CB लिखने के लिए सब तामझाम किए हैं। बोलो, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ये कौन सा बल था? समदिश समांतर बल। और अदिश समांतर बल क्या होता है? दूसरे टॉपिक चले, इसे हटा दें अब। हाँ सर, ये तो समझ गए हैं। अदिश समांतर बल, अदिश समांतर बल। अदिश समांतर बल क्या होता है? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये क्या होते हैं? इसमें क्या होता है, दिशा चेंज होती है, क्रिया रेखा तो समान होगी, क्रिया रेखा किसकी? बल की। किसकी क्रिया रेखा? बल की क्रिया रेखा, ये बल ही है, वहां भी लिख सकते हैं। ये किसकी क्रिया रेखा है? बल की। हाँ नहीं सोचो किसकी क्रिया रेखा सर? बल की क्रिया रेखा तो समांतर होती है, लेकिन बल की दिशा जो होती है, बल की दिशा विपरीत होती है, विपरीत होती है। मतलब समझ रहे हैं? कुछ बल ऊपर तो कुछ बल नीचे, मतलब एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे लग रहा है, इस तरह से। ठीक, मान लीजिए हम भार यहां लटका दिए, कुछ Q यहां लटका दिए, ये B साहब हो गए, और यहां पर एक लगा दिए A पर, यहां हम इस दिशा में P फोर्स, P ऊपर लग रहा है Q नीचे लग रहा है, समांतर तो है, देखो समांतर है लेकिन दिशा भिन्न है। हाँ, तो रिजल्टेंट यहां आ जाएगा C, उसका नाम होगा R बराबर P माइनस क्यू, R बराबर P माइनस क्यू। लेकिन ये वाला हिस्सा CM उतरेगा, ये वाला तो CM रहेगा, नहीं तो घुमा देगा। और इस केस में भी यही आएगा, तथा जो Q होगा C से, कहाँ? रिजल्टेंट से, भुजा कहाँ से ले जाएंगे? C से, Q गुणे CB, यही तो है, Q गुणे CB बराबर P गुणे CA, अर्थात ये चीज सेम आएगी, ये चीज सेम आएगी। P गुणे CA बराबर Q गुणे CB। ये है पैरेलल फोर्स, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स का कंसेप्ट। तो फिलहाल कुछ होता नहीं, अगर नहीं भी आता तब भी काम न्यूमेरिकल में आ जाएगा, टेंशन न लो, न्यूमेरिकल तो हम लोग कर ही लेंगे। तो इसे हटाओ, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए, बल युग्म क्या होता है? बल और युग्म माने क्या? जोड़ा, बल का जोड़ा। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। बताइए, यहाँ लिखा है कपल, तो कपल माने जोड़ा, अर्थात दो बल होंगे और दोनों बल बराबर होंगे, दोनों बल बराबर होंगे। अच्छी बात है सर। और उनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होगी, मतलब बराबर बल ऐसे नहीं कि इस पॉइंट पर ऊपर लग रहा है, इस पॉइंट पर नीचे लग रहा है, तब तो क्रिया रेखा सेम हो जाएगा, तब तो कैंसिल ही हो जाएगा, जितना ऊपर उतना नीचे, 5 न्यूटन ऊपर 5 न्यूटन नीचे, स्वाहा। ठीक है, क्रिया रेखा सेम नहीं होनी चाहिए, उनके बीच कुछ दूरी होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे ऐसे मान लीजिए ये है, तो एक बल ऊपर की दिशा में लग रहा है, बराबर होना चाहिए, एफ ऊपर दिशा में लग रहा है और एफ आई कहाँ लगे, नीचे की दिशा में। बीच की दूरी कुछ मान लो, आर मान लो, डी मान लो, आपके ऊपर है। बीच की दूरी सर आर मान लिए, कोई बात नहीं। अब क्या होगा, दो बराबर बल ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, अब इसे घुमा देंगे। बलयुग्म क्या करता है, घुमा देता है। जैसे कभी टोटी खोलते होगे नल की, तो ऐसे बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है तो चीज़ घूमने लगता है। जब बराबर और विपरीत दिशा में लगता है तो चीज़ घूमने लगता है कभी भी, ठीक है। दो बराबर और विपरीत दिशा में बल लग जाएंगे तो घुमा देगा। भाई जितना ये ऊपर ले जा रहा है उतना ये नीचे ले जा रहा है। देखो जितना आप इसको उधर धक्का दे रहे हो उतना इसको इधर कर रहे हैं तो आराम से रोटेट करने का, घूमने लगेगा। हाँ सर, तो बलयुग्म में क्या होता है, बलों का ऐसा जोड़ा है जो बराबर है और विपरीत लगे हैं। ये कहीं उनकी क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होगा, विपरीत तो होंगे लेकिन क्रिया रेखा एक सीध में नहीं होगा, कुछ दूरी पर लगे होंगे, ठीक है। हाँ, दो बराबर परंतु विपरीत बल, विपरीत बल, दो बराबर परंतु विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो, सीध में न हो। मतलब ये नहीं कि ये वाला बल उठा के इसे सीध में कर दिए, तब तो गड़बड़ा ही जाएगा, तब तो कैंसिल कर देंगे। हाँ, दूरी पे हो। दो बराबर परंतु विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखा एक सीध में न हो, बलयुग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, बलयुग्म। इन्हीं को कहते हैं बलयुग्म, कपल बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं, ठीक है। उनके बीच कुछ दूरी होनी चाहिए। उनके बीच की जो दूरी होती है इसे बलयुग्म की भुजा कहते हैं, ठीक है। इसे जो बलयुग्म बना उसकी भुजा कहते हैं। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, बलयुग्म का आघूर्ण। तो कोई एक बल और इस बलयुग्म की भुजा का मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट निकलता है वो क्या कहलाता है, बलयुग्म का आघूर्ण। कैसे आता है मैं उधर अभी बताऊंगा, डायरेक्ट यहाँ पहले लिख लो। क्या, दोनों बलों के बीच की दूरी बलयुग्म की भुजा कहलाती है, भुजा कहलाती है। हाँ सही है, भुजा कहलाती है। अब क्या बात है, बलयुग्म का आघूर्ण। सर इसका भी आघूर्ण होता है? हाँ, बलयुग्म का आघूर्ण। क्यों आघूर्ण होता है? अरे भाई जो चीज़ भी घुमाएगा वो आघूर्ण तो पैदा ही करेगा। जो चीज़ किसी को रोटेट करेगा, रोटेट करने का मतलब ही आघूर्ण पैदा करना। तो बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक। टॉर्क किसका, कपल का। वो क्या होता है, कोई एक फोर्स ले लो और उनके बीच की दूरी, कोई एक फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लाई कर दो, बलयुग्म का आघूर्ण आ जाता है। सर कैसे हुआ, देखो मैं बता देता हूँ। यहाँ ये कैसे आया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो जिसके प्रत्यय इसे घुमाना है, मान लो किसी अक्ष के प्रत्यय, इसी अक्ष के प्रत्यय रोटेट करना है। टोटी खोलते हो तो किसी अक्ष के प्रत्यय ही तो रोटेट होता है। मान लो इसके प्रत्यय रोटेट हो रहा है, तो बताइए दिखा रहा हूँ, प्रूफ करने चल रहा हूँ। यहाँ से मान लो ये अक्ष है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं? ऐसे कर लो, ये एक्स है तो आर माइनस एक्स। अब बताओ, चलो तो टॉर्क निकालो। टॉर्क, टोटल टॉर्क इस अक्ष के प्रत्यय, फोर्स गुणे क्या, एक्स प्लस फोर्स गुणे आर माइनस एक्स, यही तो आएगा। अब जरा टोटल ऐड कर लो। टोटल बल आघूर्ण क्या हुआ, एफ एक्स प्लस एफ आर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स कट जाएगा, एफ इंटू आर आया कि नहीं? समझ में आया बात? तो जो बल आघूर्ण है, जो आ रहा है बलयुग्म का आघूर्ण, वो भी क्या होगा, एफ इंटू आर के बराबर होता है। अर्थात कोई एक बल और उनके बीच, दोनों बलों के बीच की दूरी, जहां आर क्या है, आर है
दोनों बलों के बीच की दूरी। F क्या है? दोनों बलों में से किसी एक बल का वैल्यू, क्योंकि दोनों समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो बना बिगाड़ लो, ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं। तो बल युग्म भी जल्दी से बना लो, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक सरल मशीन है। और मशीन क्या होता है? तो मशीन क्या होता है? जाओ 3 इडियट देखो, मशीन क्या होता है? हैं? पल में अप पल में डाउन, हैं? बताया था ना वो, समझ लो। हाँ हाँ, तो उत्तोलक एक सरल मशीन है जो हमारा एफर्ट्स बचाता है। मशीन क्या करता है? एफर्ट्स बचाता है, हमारे काम को आसान करता है। तो ये भी हमारे काम को आसान करेगा क्योंकि उत्तोलक एक मशीन है ना? हाँ सर। यह सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी बिंदु के परितः घूम सकती है, ठीक। और जिस बिंदु के परितः घूम सकती है उसे ही आलम्ब कहते हैं, यहाँ आलम फलक्रम कहते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, किसी एक बिंदु पर आप बल लगाइए और दूसरे बिंदु से कार्य करवा लीजिए। जैसे चिमटा, कैंची, तराजू, पिलास, ये सभी क्या हैं? उत्तोलक के एग्जाम्पल हैं। तो कैसे यूज होता है? इसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है? यांत्रिक लाभ का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं है। उत्तोलक जब मशीन है तो एक यंत्र है, तो यंत्र से कोई लाभ तो होगा। हम कोई काम हाथ से करने जा रहे हैं, हमें हो सकता है ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, ज़्यादा बल लगाना पड़े, लेकिन हो सकता है मशीन से करेंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। बोलो, मशीन से करेंगे तो कम बल लगाना पड़ेगा। तो जो मशीन ने हमारा बल बचाया उसी को तो यांत्रिक लाभ कहते हैं। यंत्र का लाभ जो हुआ उसे यांत्रिक लाभ कहते हैं। समझ में आया? मशीन द्वारा हमारा बल कुछ कम लगाया गया ना, मशीन ने कुछ हेल्प कर दिया हमारा। जो 3 इडियट में बोलता है कि वह सभी चीज़ें जो हमारे एफर्ट्स को रिड्यूस करती हैं, जो एफर्ट्स हमारी बचाती हैं, जो बल हमारे बचाती हैं, वो मशीन है सर। हाँ, तो मशीन है, उत्तोलक भी एक मशीन है सर, ठीक। हाँ, तो उत्तोलक एक सरल मशीन है, बहुत जटिल नहीं है, सरल मशीन है। ये हम लोगों के घरों में भी देखी जा सकती है, सिंपल चारों ओर देखी जा सकती है। अब चिमटा, कैंची, पिलास, ये सब तो घर में देखी जा सकते हैं, सिंपल है। उत्तोलक एक सरल मशीन है, ठीक है, जो किसी स्थिर बिंदु के परितः घूम सकती है, ठीक है। परितः माने चारों तरफ घूम सकती है, परितः घूम सकती है, ओके, सही है। हाँ, अब इसके सारे जिस बिंदु के परितः घूम रहे हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्थिर बिंदु के परितः यह घूमती है उस बिंदु को आलंब कहते हैं। क्या? आलंब, एक शब्द है आलंब, ध्यान देना, ठीक है। आलंब फलक्रम कहते हैं, आलंब कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके सहारे करेंगे क्या भाई? किसी भी उत्तोलक के किसी बिंदु पर हम बल लगाएंगे तो उसके दूसरे बिंदु से हम कार्य ले लेंगे कुछ। जैसे चिमटा से रोटी पकड़ के निकाल लो, है ना, सरौता से सुपारी काट लो, तो बल लगाकर सुपारी कटवा ले रहे हैं, कुछ काम कर ले रहे हैं, सिंपल है। हाँ सर, तो उत्तोलक के किसी बिंदु पर बल, और बल को यहाँ क्या कहते हैं पता है? एफर्ट्स बोलते हैं। एफर्ट्स मतलब सर आयास हिंदी में कहते हैं, हिंदी में आयास, अंग्रेजी में सिर्फ क्या कहते हैं? एफर्ट्स। तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं या ई से भी कर सकते हो। एफर्ट्स माने ई से भी कर सकते हो या पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बल को क्या बोलेंगे यहाँ? आयास। आयास मतलब यहाँ बल लगाया गया, ठीक है। बल, उत्तोलक के किसी बिंदु पर बल लगाकर, थोड़ा बहुत कुछ बल लगाकर दूसरे बिंदु से कार्य लिया जा सकता है। लगाकर दूसरे बिंदु से
कार्य लिया जा सकता है या कार्य किया जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ सर, अच्छा तो उत्तोलक मशीन है तो मशीन का कुछ फ़ायदा मिलेगा सर? अरे हथौड़ी डायरेक्ट हम लगा के कोनो काम कर लेते, इस मशीन की क्या ज़रूरत थी? हाँ मशीन है तो कुछ इसका लाभ मिलेगा, और जो लाभ मिलेगा वही यांत्रिक लाभ होगा। बोझ कार्य करोगे, वर्क करोगे, लोड उठाओगे, तो ये मशीन का क्या होगा? यांत्रिक लाभ। तो उत्तोलक का क्या निकलेगा? उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ, यंत्र है तो यांत्रिक लाभ होगा कुछ, जिसे आप कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। सर एडवांटेज कुछ है इसका? हाँ एडवांटेज तो होगा ही, एडवांटेज होगा तभी हमें कम बल लगाना पड़ेगा। यांत्रिक लाभ क्या होता है? कुछ नहीं, भार बटे आयास, भार बटे क्या हो जाएगा? आयास। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? भार बटे आयास। ठीक है सर, भार का मतलब W, W भार का मतलब क्या? W। और आयास को किससे डिनोट करेंगे? चाहे E से करो चाहे P से, तो P से हम कर दे रहे हैं। आयास माने बल, तो बल को यहाँ P से कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो जो यमय होगा, यमय माने समझ गए, मैकेनिकल एडवांटेज, वो क्या होगा? W/P होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भार में आयास का भाग करो, बल का भाग करो, जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक, तो इसे बनाओ। फिर हम 3 प्रकार के जो उत्तोलक हैं वो जादुई तरीके से याद भी कराते हैं, उनका मैकेनिकल एडवांटेज भी आपको याद कराते हैं, समझाते हैं। पहले बना लो। देखिए उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। उत्तोलक कितने प्रकार का होता है सर? यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, और तीनों प्रकार आपको याद होने चाहिए। 3 प्रकार का होता है। सर यही तो कन्फ्यूजन है। काहे कन्फ्यूजन है? याद कर लो ये जादू। आभास, आभास, क्या? आभास, आभास से याद हो जाएगा सर? हाँ आभास से याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? हिंदी में आभास से याद कर लो, नहीं अंग्रेजी में याद करा देंगे। हाँ आभास से कैसे याद हो जाएगा बताते हैं ना। देखो उत्तोलक में 3 बातें पाई जाएंगी। एक तो जिस बिंदु के पड़ते वो घूमेगा उसे आलंब कहेंगे, एक तो भार उठाएगा भार, और एक जो बल लगाओगे उसे आयास कहेंगे। तो यहाँ स मतलब आयास, आयास मतलब स, भा माने भार और आ माने आलंब। समझ रहे हैं? हाँ तो आलंब, भार, आयास, तीनों चीज़ें हैं। क्रम यही जारी रहने दो। ई हो गया प्रथम वर्ग का उत्तोलक, ई हो गया द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, ई हो गया तृतीय वर्ग। अरे गुरुजी इसमें कैसे पता चल गया? हम समझाते हैं, डोंट वरी, बी हैप्पी। उत्तोलक जो 3 प्रकार के होते हैं इसी आलंब, भार और आयास के अनुरूप बटे हैं। आभास बस याद रहे, बस आभास मतलब पहले वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में आएगा, बस जो बीच में आ रहा है उसे बस पढ़ो। बीच में आलंब, बाकी किनारे कौन बचेगा बताओ? जो 3 में से हैं ये देखो, आ माने आलंब, भा माने भार और स माने आयास। ठीक है, आयास या इसे प्रयास भी कहते हैं, प्रयास कर रहा है बल अगर। तो ये देखो 3 है, अगर 3 में से एक बीच में आ जाए तो 2 तो किनारे पड़ेंगे ही। तो काहे को रटते हो कि किनारे कौन है कौन नहीं है? केवल बीच वाला याद करो ना, काम खत्म। तो पहले वाले प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, तो किनारे कौन होगा? भार और आयास किनारे होगा। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में होता है, सेकंड में क्या हो जाएगा? भार बीच में हो जाएगा, तो किनारे कौन बचेगा? आलंब और आयास बचेंगे। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में हो जाएगा, जो बल लगाओगे वो बीच में आ जाएगा, तो किनारे कौन बचेंगे? भार और आलंब। तीनों वर्ग का उत्तोलक याद हो जाएगा आभास से। आभास से याद हो जाएगा कैसे? प्रथम वर्ग का उत्तोलक वह होता है जिसके बीच में आलंब होता है और किनारे पर भार और आयास। आलंब बीच में, तो जो बचा वो किनारे। ये क्या है?
बीच वाला है, ये बीच में कौन आएगा वो बता रहा है। पहले वर्ग के उत्तोलक में आलम बीच में, दूसरे वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में, तीसरे वर्ग के उत्तोलक में आयास बीच में, काम खत्म। ठीक है, जादुई तरीके से याद हो जाएगा तीनों वर्ग का उत्तोलक, भूलोगे नहीं। तो देखो, तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक क्या है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या होता है? इस वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है। आलंब फलक्रम क्या होता है? आलंब बीच में होता है। किसके बीच में? भार और आयास के बीच में होता है। अब भार और आयास तो पता ही है कि जो बचा है उसी के बीच में होगा, तो लिख देते हैं आलंब भार और आयास के बीच में होता है। आलंब भार और आयास के, आयास माने बल, आयास के बीच में होता है। बोलो क्लियर? पहला वर्ग खत्म। और दूसरा वर्ग जब लिखेंगे क्या कहेंगे? इस वर्ग के उत्तोलक में भार, आलंब और आयास के बीच में होता है। तीसरी वर्ग लिखेंगे तो क्या कहेंगे? इस वर्ग के उत्तोलक में आयास, आलंब और भार के बीच में। कहानी खत्म। आभास से सब क्लियर हो जाएगा। पहला वर्ग में आलंब बीच में, दूसरा वर्ग में भार बीच में, तीसरा वर्ग में आयास बीच में। याद भी हो गया होगा। अब ऐसा दिखो कि कहाँ कहाँ आलंब, आलंब माने जिसके प्रत्यय वो घूम सकता है। कहाँ कहाँ ऐसा देखा जाता है कि जिसके प्रत्यय कोई मशीन घूम सकती है, वो बीच में होता है। तो देख लो कहाँ कहाँ होता है। जैसे कौन कौन सी चीज़ है? तराजू, तराजू जिसे कहते हो, तुला, तुला भी तो बीच में पकड़ा जाता है, उसी के प्रत्यय दोनों भुजाएं घूमती हैं। हाँ सर, ये देखो, ये टक, ये क्या हो गया सर? ये फलक्रम हो गया, आलंब फलक्रम यफ। और ये देखो तराजू, एक पलड़ा ये हो गया, एक पलड़ा ये हो गया। ठीक है, अब इसका कुछ नाम दे दो। यहाँ फोर्स लगा दिए मान लो अब, तो पी माने क्या? आयास। हमने पी को क्या माना है? आयास। इसमें क्या रख दिए? भार लगा दिए। इसमें क्या रख दिए? डब्लू माने वेट, वेट माने भार। अब बताओ, बड़े आराम से हो जाएगा। जहाँ फोर्स पी लगा रहे हो उस भुजा का नाम हम ए रख दे रहे हैं, जहाँ डब्लू लगा रहे हो, भार रख रहे हो, उस भुजा का नाम हम बी रख दे रहे हैं, सदा के लिए। सदा जहाँ डब्लू लगेगा उस भुजा को, किनारे को हम बी मान लेंगे, और जहाँ आयास लगाओगे उस किनारे को हम ए मान लेंगे। तो हमारा काम आसान होगा, बार बार क्यों लेटर हम बदलेंगे। हाँ सर पक्का। तो ये देखो तराजू वाला कंसेप्ट आ गया, फलक्रम बीच में आया। हाँ सर, कैंची, कैंची, कैंची में भी तो ऐसे ही होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। अब कहोगे सर ये तो सणासी बना दिए। हाँ मान लो यार, कैंची अब बनाएंगे, चलो। अरे सर आप तो कलाकार हैं। ये कुछ ऐसे होता है, बीच में होता है ना जी। अब ये मत कहना कैसे कैसे होना है, बीच में होता है कैंची। देखो बीच में होता है, जहाँ से घूमता है। तो यही फलक्रम बीच में आया कि नहीं? एक तरफ भार कपड़ा रखोगे तो ये भार हो गया, डब्लू भार हो गया, और दूसरे तरफ बल लगाओगे ये आयास हो गया, पी हो गया। एक आयास एक भार, बीच में फलक्रम। बस फलक्रम बीच में आना चाहिए, किनारे चाहे। अब ये नहीं कि दाहिने यहाँ पड़ रहा है यहाँ बाएं, दाहिने बाएं से नहीं मतलब है, चाहे दाहिने बाएं चाहे हो, बस दोनों के अंदर कौन आ रहा है, बीच में कौन आ रहा है, ये नोटिस करोगे तीनों प्रकार को तोलक याद हो जाएगा। पहले में आलम बीच में, दूसरे में भार बीच में, तीसरे में आयास बीच में। स्वाहा यार, वो तोलक एकदम जुबान पे जादुई तरीके से समझ में आया। कैंची है, और क्या है? पिलास भी ऐसे ही होता है। पिलास देखो बिचोई में तो होता है, एक तरफ नट बोल्ट जब ऐठते हो तो वो भार का काम करेगा, एक तरफ बल लगाओगे, बीच में ज्वाइंट रहता है जिसके प्रति घूम सकता है। तो प्लास भी हो गया। शीशा, बच्चों के झूलने वाला, ये देखो एक किसी ऐसे, ये जहाँ ये फलक्रम हो गया, एक तरफ कोई चंगू बैठा है, मुस्कुराता हुआ चंगू, और एक तरफ मंगू बैठा है, मुस्कुराता हुआ मंगू। ठीक है, तो एक भार हो गया, एक बल हो गया, समझ लो। नहीं इधर आप बैठा के इधर बल लगा के उठाइए ऊपर नीचे, उसे मजा करेगा वो। ये आलम हो गया जिस पर टिका होता है कौन? ये सरल क्षण। तो इसका नाम क्या रख दिए? शीशा। शीशा बच्चों के झूलने का झूला।
सी शीशा होता है ना, बच्चों के झूलने का झूला, बच्चों के झूलने का झूला, ये सभी किस में आ जाएंगे, जहां जहां आपको आलम बीच में लगे वो क्या हो जाएगा आपका पहले वर्ग में उत्तोलक। अब याद नहीं करना पड़ेगा, बस दिमाग में आया जहां स्थिर बिंदु बीच में आया, ज्वाइंट बीच में आया, वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आलम बीच में प्रथम वर्ग। तो इसे बनाओ, फिर मैकेनिकल एडवांटेज बताता हूँ, यांत्रिक लाभ इसमें क्या हो सकता है, बनाओ। देखिए क्या बता रहे थे, हमें यांत्रिक लाभ बताना है। कौन सा लाभ, यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ देख लो, किस वर्ग का, प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, जीवन में नहीं भूलेगा। यांत्रिक लाभ मतलब यमए, सर यमए भी ये बता रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज बता रहा हूँ। हाँ, क्या होता है, भार बटे आयास। ए क्या है, पी माने आयास, जो बल लगा रहे हैं, डब्लू माने भार, तो भार डब्लू अपान क्या होता है, आयास, आयास क्या, पी, यही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। जी हाँ, तो जरा यहाँ देखो कि क्या हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज, एक से बड़ा हो सकता है कि एक से छोटा। अब ऐसे पे तो नहीं बता सकते कि भार ज़्यादा है कि पी ज़्यादा है, लेकिन एक तरीका है जिससे बता सकते हो। जरा ये बताओ, ये पी इंटू एफ ए बोलो बराबर डब्लू इंटू एफ बी हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा कि नहीं, सर हो जाएगा। अच्छा, जब हो जाएगा तो अब बताओ इस रूप में तोड़ो जरा, डब्लू अपान पी करो, तो सर डब्लू अपान पी बराबर क्या निकल कर आएगा, डब्लू में पी का भाग कर दिए तो ये हो जाएगा एफ ए अपान एफ बी हो जाएगा। जिस बिंदु के पर तक घूम रहा है वहीं से तो दूरी नापेंगे, दिस गुणे दिस की भुजा, दिस गुणे दिस की भुजा। हाँ सर, तो डब्लू अपान पी के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए अपान एफ बी। इसका मतलब जो यमए निकला वो यमए का मान एफ ए अपान एफ बी लिख सकते हो, लिख सकते हो। एफ ए क्या है बोलो, सर बल की भुजा, अब ये डब्लू एफ बी क्या है, भार की भुजा, भार की भुजा। ठीक, तो ये क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो हो सकता है ये जितनी दूरी पर ये है ठीक मध्य में हो सकता है एफ ठीक मध्य में हो। अगर मध्य में है तो एफ ए क्या होगा, एफ बी के बराबर होगा, बोलो। अगर यदि एफ ठीक मध्य में है, ठीक मध्य में है तो एफ ए बराबर एफ बी होगा कि नहीं, सर होगा। तो एफ ए के स्थान पे एफ बी रखो तो क्या आ जाएगा, तो एम ए बराबर 1 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। ये केस हम बना दिए कि यदि एफ ठीक मध्य में है तो एफ ए बराबर एफ बी होगा। हाँ, तो यम ए मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर हैं तो कट के 1 आ जाएगा। हाँ सर 1 आ जाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सर ये थोड़ा सा भाई साहब इधर इसके पक्ष में हो, हाँ इधर आ गए हों, बोलो। हाँ तराजू इलाहाबाद में जब बेचते हो क्या कबाड़ कहते हो ना, पेपर बेच रहा हूँ, तो जो पेपर लेने वाला होता है इसी का फ़ायदा तो करता है। देखोगे उसका तराजू ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है, पता चला तुम 2 किलो तुम्हें बता रहे हो 5 किलो मार रहा है उल्टा सीधा मार के लेके जाता है ना। तो तराजू की इस भुजा के कारण भी दोष आता है, जो आगे पढ़ोगे दोष, भार निकालना, दोषयुक्त तराजू से भार कैसे सही निकालोगे, तो वो आगे हम पढ़ाएंगे। अभी इसी क्लास में आज ही बता देंगे दोषयुक्त तराजू से भार कैसे निकालेंगे, ठीक। हाँ, यदि एफ ठीक मध्य में हो तो यम ए 1 होगा, यांत्रिक लाभ 1 होगा प्रथम वर्ग के उत्तोलक का। लेकिन हो सकता है एफ नज़दीक हो। अब यहाँ बताओ कौन ज़्यादा है, एफ ए सर तो कम है और एफ बी ज़्यादा हो गया, बोलो भार की भुजा ज़्यादा हो गई कि नहीं। हाँ सर, तो दूसरे केस में यदि एफ ए क्या है कम हो, एफ बी ज़्यादा हो, यदि एफ बी ग्रेटर देन क्या हो, एफ ए से बड़ी हो, एफ बी यह भुजा इस भुजा से बड़ी हो, क्योंकि आलम्ब तो कहीं भी लगा सकता है। हाँ सर, तो क्या हो जाएगा सर, तो बताओ एफ बी ज़्यादा है अर्थात हर ज़्यादा है अंश से, इसका मान ज़्यादा है इससे,
ऊपर वाले से ज़्यादा है नीचे वाला, तो जो चाहे जो कर लो भाई, 1 से तो कम ही आएगा मान। भाई अंश छोटा है हर से, अगर ऊपर का वैल्यू छोटा है, ये नीचे का वैल्यू बड़ा है, तो भाग करोगे सदैव पहले दशमलव हो जाएगा, अर्थात वैल्यू 1 से कम आएगा। चाहे तो यही हम निकाल दें, एफ ए भागे एफ बी कर दोगे तो 1 से कम आएगा। एफ बी ज़्यादा है एफ ए से, तो वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा, क्योंकि ऊपर वाला अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, तो सदैव मान 1 से कम आएगा। तो यम ए माने मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, 1 से कम आएगा। हाँ सर। तीसरी बात क्या कह रहा है, ये अलग अलग ये नहीं है, प्रथम वर्ग के उत्तोलक में ही हम पढ़ा रहे हैं सर, तो उसका केस लिख दो ए बी सी करके तो ज़्यादा सही है, ए बी सी, ठीक है। सी क्या हो सकता है, तीसरी बात भी यहाँ हो सकती है, यदि ये यहाँ न होकर यहाँ हो जाए, बोलो हाँ या ना, यहाँ हो जाए, तो सर ये तो मज़ा आ गया, एफ ए ज़्यादा हो गया एफ बी से, हाँ एफ ए, ये भुजा बड़ी हो गई इस भुजा से, हाँ तो क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका, एफ ए जब बड़ा हो जाएगा, सोचो बड़ा, एफ ए बड़ा हो गया, एफ बी छोटा है, तो बड़े में छोटे का भाग करो तो सदैव 1 से ज़्यादा ही आएगा रिजल्ट, हाँ तो सदैव 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, यही तो याद करते हो। हाँ सर। तो ये निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा भी हो सकता है, यम ए 1 से छोटा भी हो सकता है, और यम ए 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तीनों केस हो सकते हैं, 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर। वो डिपेंड करता है फलक्रम कहाँ है, आलम्ब कहाँ लगाया है। ठीक मध्य में लगाएगा तो बराबर आएगा, आगे पीछे इधर उधर लगाएगा तो कम ज़्यादा आएगा। कहाँ से समझ में आया। और तीनों वर्ग के उत्तोलक में आपको एफ ए अपन एफ बी ए से काम चलाना है। अब बात समझ में आया। हाँ चलो नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय वर्ग में। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, अगर आपको कुछ नहीं याद है तो इतना तो याद ही होगा सर, आभास बताए थे आप, आभास हमको भी ये याद है बस, और कुछ नहीं याद है। इसका मतलब इस वर्ग के उत्तोलक में भार बीच में किसके हो, किनारे कौन होगा, आलम्ब और आयास होगा। द्वितीय वर्ग दूसरे नंबर पे फर्स्ट, ए सेकंड, ए थर्ड है, तो द्वितीय वर्ग में भार बीच में। तो इस वर्ग के उत्तोलक में मतलब मशीन है कोई उत्तोलक में भार माने W किसके बीच में होगा, जो बचे हैं उसके बीच में भार बीच में होगा, आलम्ब और आयास के। उत्तोलक में भार W आलम्ब तथा आयास के बीच में होता है, आयास के बीच में, बीच मतलब बीचों बीच नहीं, उसके अंदर कहीं होता है। हाँ ये नहीं कि बीचों बीच, ठीक मध्य नहीं बोल रहे हैं, बीच बोल रहे हैं, बीच में होता है। थोड़ा सा ध्यान देना नहीं तो स्लिप कर जाए बात। सर कैसे होता है, मतलब एक तरफ आलम्ब होगा दूसरे तरफ आयास, मतलब बल लगाओगे, ज्वाइंट एक तरफ होगा जिसके परितः मशीन घूमेगी, अर्थात एक स्थिर बिंदु होगा, वो एक तरफ होगा, बल एक तरफ लगेगा, भार बीच में आ जाएगा। भार क्या होगा, बीच में होगा। देखो भार किसके बीच में है, आलम्ब तथा आयास के बीच में, यहाँ भार बीच में आएगा। जो यहाँ ये क्या बोल रहे हैं, ये बीच वाले कॉन्सेप्ट हैं। बीच में कौन आएगा, बीच में पहले वाले में आलम्ब बीच में, दूसरे वाले में भार बीच में, तीसरे वाले में आयास बीच में। ठीक है, तीनों उत्तोलक, कहानी खत्म। जो बचे वो किनारे पड़ेंगे। अब इतने सरल जादू से अगर नहीं समझ पाए तो आप जानिए भाई हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, अच्छा है। एग्जाम्पल क्या है सर, एग्जाम्पल है ऐसा, आप एग्जाम्पल ढूंढिए जिसमें भार बीच में आता हो, एक तरफ ज्वाइंट हो, दूसरे तरफ बल लगाते हो। सर सरौता हमने देखा है, सरौता, चाहे सुपारी वाला सरौता हो
और चाहे आम काटने वाला, सीजन आम का चल रहा है ना, हाँ, आम काटने वाला सरौता भी किस तरह से होता है, ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ ज्वाइंट होता है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से होता है, और बीच में ऐसे भार रख देते हो और यहाँ पर बल लगाते हो। ये यहाँ क्या लगता है, बल, और ये कहाँ है, ये ज्वाइंट है, फलक्रम है, और बीच में सुपारी रख दिए या तो आम रख दिए, आम वाला सरौता भी दबाते हो, कट जाता है। तो भार ये बीच में आ गया कि नहीं, देखो भार डब्लू बीच में आ गया, एक तरफ आलम एक तरफ ज्वाइंट है, मतलब स्थिर बिंदु। तो सरौता है, और कौन है सरौता, और कौन है जो सरौता जैसा और काम करे, वो सब आ जाएंगे, ठीक है। नींबू निचोड़ते हुए देखे हो, नींबू निचोड़ने की मशीन, सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन देखे हो, जिसे नींबुआ निचोड़ते हैं। बीच में एक किनारे होता है ज्वाइंट, बीच में नींबू रखते हैं, इधर से दबा देते हैं, सब रस अंदर। तो नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये भी होता है। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा ये होता है कूड़ा ढोने वाला, जो कूड़ा वाला आता है, कूड़ा वाला है या चल कूड़ा निकाल, है, हाँ, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी, कौन गाड़ी गुरुजी, बड़की, अरे नहीं पगलू, जो हथवा से ले जाते हैं टट, हाँ हाँ, मान लो। तो ये सभी क्या है, इसके एक तरफ ज्वाइंटर होगा, ज्वाइन होगा, दूसरे तरफ बल लगाओगे, बीच में भार होगा, भार बीच में होगा, जिसमें भार बीच में आए वो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, ठीक। इसमें अगर सिंपल वे में हम उसी तरह से शो करें तो एक तरफ आपका बल लगेगा, फोर्स एक तरफ हो गया, फोर्स आप लगा रहे हैं एक तरफ क्या है, ये क्या है आपका आलंब है, ये क्या है आलंब है, सॉरी आलंब है, आलंब, फलक्रम है, यहाँ फलक्रम है कहीं जहाँ से ज्वाइंट है, बोलो हाँ या ना सर, आलंब है, और भार यहाँ बीच में कहीं काम कर रहा है, भार क्या काम कर रहा है, बीच में कहीं काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ आप प्रयास करते हो अर्थात एफर्ट लगाते हो, उस बिंदु को आप ए मानते हो, हमने पहले ही बोल दिया है कि उस जहाँ पर बल लगाओ उसे ए मानो, जहाँ पर भार लटकाओ उसे बी मानो, और बाकी फलक्रम तो एफ ये है। तो यांत्रिक लाभ बड़े आसानी से निकल जाएगा गुरुजी। यांत्रिक लाभ किसका, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। यांत्रिक लाभ मतलब यमए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा सर, भार बटे प्रयास होता है, प्रयास माने आयास, आयास माने बल। तो इसको अब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो ज़रूरत कुछ और की है, जो अभी अभी प्रथम वर्ग में हम बताए हैं। इसके बाद कुछ और आया था एफ, जो एफ ए अपान एफ बी आया था, याद है, यहाँ से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। फलक्रम के सापेक्ष, क्योंकि जो स्थिर बिंदु होता है उसी के सापेक्ष सब घूर्णन करेंगे, घूमेंगे, तो चलो इसे निकाल लो। तो P इंटू एफ से ए तक, एफ ए इसी के रिस्पेक्ट में देखना है ना, हाँ नहीं देखे हो तो पहला लेक्चर देखना, हम समझाएं सब, बराबर B मतलब ये W गुणे क्या, एफ बी, माने भार गुणे भार भुजा बराबर बल गुणे बल की भुजा, आयास या बल, आयास गुणे आयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा बराबर होती है। तो कोई बात नहीं है, यहाँ से W बटे P करो तो वही फिर आ जाएगा एफ ए अपान एफ बी। इसीलिए आपको हम बोले कि आप सदैव जहाँ बल लगाओ वहाँ ए मानो, जहाँ भार रखो उसे बी मानो, तो सदैव कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। एफ ए अपान एफ बी फिर आ गया कि नहीं, बोलो, जो पहले वर्ग में हम बताए थे, तो तीसरे वर्ग में भी यही आएगा, एफ ए अपान एफ बी। तो बड़ी मज़ेदार बात है, अपने आप यांत्रिक लाभ बता दोगे कि एम ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ए अपान एफ बी। अब देख लो कौन ज़्यादा कौन कम है, एफ ए ज़्यादा है कि एफ बी ज़्यादा है। देखने से लग रहा होगा सर यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, यहाँ क्या ज़्यादा निकल रहा है, एफ ए बड़ा है एफ बी से, बोलो हाँ या ना, एफ ए बड़ा है एफ बी से। तो बड़ा में छोटे का भाग करो तो सदैव क्या होगा, सदैव या एक से बड़ा आएगा वैल्यू ना, एफ ए बड़ा है एफ बी छोटा है, तो बड़े में छोटे का भाग करो तो सदैव रिजल्ट एक से बड़ा आएगा। अतः एम ए इज ग्रेटर देन 1 सदैव, क्या सदैव, सदैव यांत्रिक लाभ 1 से। सेकेंड वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा आएगा। क्यों बड़ा आएगा, सामने चित्र बना है और कौन कौन इसका एग्जाम्पल है वो भी बता दिए, और बीच में कौन होता है, भार, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसे बना लो, फिर आगे देखते हैं। देखो क्या तृतीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में अगर आपको याद है हम क्या बोले थे, आ भा स, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, अर्थात बीच में आने वाले हैं ये लोग, बीच में आने वाले। बीच में कौन आएगा इसमें बोलो, तीसरे वाले में? याद हो गया होगा सर, आयास आएगा बीच में। हाँ तो कम खत्म। तो इस वर्ग के उत्तोलक में आयास माने समझ रहे हैं, पी। आयास माने क्या? पी माने बल जो लगाओगे। आयास किसके बीच में आएगा? जो बचे हो दो, तीन ही तो है ना, जो दो बचे हैं उसके बीच में आएगा। हाँ सर एकदम बढ़िया चीज। आलंब तथा, आलंब माने यफ, अगर आप यहाँ लिखना चाहें लिख देना, आलंब माने यफ, क्योंकि बार बार हम शो कर रहे हैं अक्षरों से। आलंब तथा कौन बचा है? भार। भार माने डब्लू के बीच में आता है, बीच में। एक कॉमा लगाए हैं, ध्यान देना, आयास कॉमा, तो थोड़ा रुका करो पढ़ने समय। इसका मतलब इस वर्ग के उत्तोलक में आयास आलंब और भार के बीच में आता है, ठीक है। हाँ बीच में आता है, माने बीच में कौन होगा? आयास होगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जितना आप जानते हो चीज़ें जिसमें बीच में बल लगाते हो। सर सबसे सुंदर है चिमटा। हाँ सर चिमटा, चिमटा इस तरह से। चिमटा किस तरह से होता है? सर चिमटा का आप गलत सिंबल बना दिए हैं, ये देखो सर, चिमटा तो ऐसे बनाते हैं। ऐसा है स्टूडेंट लाइफ में, इलाहाबाद में अगर हो तो चिमटा तो सब यूज कर रहे होगे, ठीक है। ये चिमटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, नहीं तो भाप से जल जाओगे और फिर आ जाएगी गुप्तुष्मा, इसलिए चिमटा का यूज करो। ये फोल्ड है ना, यहाँ मुड़ा हुआ है, तो यही क्या हो गया? फलक्रम, जहाँ मुड़ा हुआ है। हाँ अब इधर से तुम क्या पकड़ोगे? रोटी, रोटी, रोटी का एक टुकड़ा है, इस रोटी को दे देना बाबू लोहार को, उसे समझ में आ जाएगा किसने बुलाया है। तो इस रोटी के टुकड़े को पकड़ा जाता है। अब पकड़ते कहाँ से हो? हाथ यहाँ तुम्हारा होता है, ये गुरुजी इधर से चंगुआ पकड़ रहा है, ये हाथ। तो मतलब ये प्रयास यहाँ कर रहे हो, भार यहाँ है, फलक्रम यहाँ है, तो बीच में क्या आ गया? प्रयास, एक तरफ भार दूसरे तरफ आलम। हल भी होता है, अगर देखो किसान का हल, हाँ हल में भी ऐसा ही होता है, एक तरफ फलक्रम होता है, एक तरफ भार होता है जो मिट्टी खोदता है, बीच में क्या होता है? आलम, ठीक। हाँ तो कोई बात नहीं है, अगर कभी आता है समझ जाना, अदरवाइज। अब इसका यांत्रिक लाभ क्या है? यांत्रिक लाभ सिंपल है, कुछ नहीं सर, एक तरफ क्या कर दें सर? फलक्रम कर दो। एक तरफ हम क्या कर दिए? फलक्रम कर दिए। फिर बीच में क्या हो जाना चाहिए? बीच में आयास कर दो मास्टर। पी जिस बिंदु पर लगेगा उसका नाम ए होगा। ये क्या है सर? आयास है। पी जहाँ लिखेंगे वहाँ क्या मानेंगे हम? आयास है। और इधर क्या होगा? भार। किनारे पर क्या होता है? भार। अरे हाँ ना बोलो, सही है? हाँ सर भार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसका इस बिंदु का नाम जहाँ भार लटकता है उसे बी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब यांत्रिक लाभ बता सकते हो, दौड़ा के बता सकते हैं मास्टर, एकदम मनमना के बता सकते हैं। यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ कैसे निकलेगा? इधर देखो, यम ए मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत दौड़ा के बता सकते हो। कैसे? वही चीज़ W/P, भार बटे आयास। और भार बटे आयास कैसे निकालोगे? यहाँ जरा देख लो, क्या? P बल गुणे बल की भुजा, बल की भुजा यहाँ से यहीं तक तो होगी। हाँ सर, F A बराबर भार W गुणे भार की भुजा F B, यहाँ से फिर W/P निकालो। सो फिर वही आ गया। इसीलिए तो मैं बार बार एक ही अक्षर मान रहा हूँ कि जहाँ बल लगे उसे ए करो, जहाँ भार लटके उसे बी करो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रटना नहीं पड़ेगा, एकदम से अपने मन से समझ लेंगे और उत्तर परीक्षा में कोई भी रहे आराम से मान निकाल लेंगे। तो W/P के स्थान पे क्या हो जाएगा? हर केस में आपको FA/FB आ रहा है। FA क्या है? FA क्या है? बल की भुजा, और FB क्या है? भार की भुजा। सदैव दिमाग में रहे कि बल की भुजा बटे भार की भुजा। सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, यांत्रिक लाभ बराबर बल की भुजा बटे भार की भुजा। तो बल की भुजा जब बड़ी दिखे तो इसका मतलब है यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा, बल की भुजा जब छोटी दिखे तो यांत्रिक लाभ 1 से कम, और बल की भुजा जब बराबर दिखे भार के तो यांत्रिक लाभ 1 के बराबर। सीधा सीधा है,
ये तो हम इतना समझाए पूरा फिजिक्स, अदरवाइज सीधा सीधा आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस केस में कौन बड़ा है सर? ये एफ बी बड़ा है, देखो। हाँ सर, तो एफ बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन एफ ए है। तो ऐसा है तो एफ बी बड़ा, मतलब नीचे जो हर है वो बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो एम ए का मान क्या आएगा बोलो? अब छोटे में बड़े से भाग करो तो सदैव एक से कम ही तो आएगा। हाँ सर, सदैव एक से कम आएगा। तो हो गया, तीनों केस हो गए, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम मस्त झकास। बना लो, फिर कुछ और बता देते हैं। देखिए कुछ नोट हम आप समझा दे रहे हैं जो तीनों वर्ग उत्तोलक हो सकता है, डायरेक्ट इसी नोट से देख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। हर पूरा इसकी कहानी प्रयास करते हैं कुछ समझाने का। ये आलम्ब है, आ भा स, आ भा स, आलम्ब भार आयास। हाँ, आलम्ब भार आयास, ये सभी क्या है मेरे भाई? ये क्या है? बीच में आने वाले टर्म है, जो टर्म बीच में आएगा। ठीक है, अब क्या होगा? प्रथम वर्ग, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, सीधा सीधा सामने है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में बीच में कौन आया? पहला आलम्ब। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक बीच में कौन आया? भार। जो बचा है वो किनारे आ जाएगा, काम खत्म। तृतीय वर्ग के उत्तोलक बीच में कौन आया? आयास। तृतीय वर्ग के उत्तोलक बीच में जो कौन आया? आयास। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल प्रथम वर्ग में तुला हो गया, तराजू हो गया, तुला हो गया, कैंची हो गया, प्लास हो गया, शीशा हो गया, मतलब बच्चों के झूलने का झूला। द्वितीय वर्ग में कौन बीच में आ रहा है? भार। तो भार कहाँ बीच में आता है? सरौता में आता है सर, सरौता में आता है। इसके बाद कहाँ आता है? सरौता में देखे हैं भार बीच में आ रहा है, और कहीं भार बीच में आ रहा है? कूड़ा ढोने वाली मशीन में आता है, नींबू निचोड़ने की मशीन में आता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। अब समझ जाएंगे नींबू निचोड़ने से। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में क्या आएगा? चिमटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है चिमटा। अब आया सर, अगर यांत्रिक लाभ भी सबका साथ है बता देते तो मज़ा ही आ जाता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, यांत्रिक लाभ भी समझ लो, सिखाया तो हूँ ही। अब इसमें क्या होता है? इसमें जो यमय होता है यांत्रिक लाभ, वो कुछ भी हो सकता है। यमय एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों आ सकता है। द्वितीय वर्ग में क्या आ सकता है सर? द्वितीय वर्ग में सदैव बीच में भार होगा, तो आयास फलक्रम से दूर होगा, तो आयास भुजा ज़्यादा होगा, भार भुजा छोटा होगा। तो इसका मतलब सदैव आयास बटे भार भुजा होता है, सदैव एक से बड़ा आएगा। जो यमय होगा यांत्रिक लाभ किसमें? द्वितीय वर्ग में। यहाँ लिख रहा हूँ, देखना, ये द्वितीय वर्ग का है। द्वितीय वर्ग में जो यमय आएगा वो सदैव एक से बड़ा आएगा, ठीक। और तृतीय वर्ग में जो यमय आएगा वो सदैव एक से छोटा आएगा। काम खत्म, यही तो बचा था छोटा। तो इससे शायद पूरा आपका उत्तोलक कन्फर्म हो जाएगा, फिर कुछ अलग नहीं पढ़ना है। ये क्या बता रहा है? जो उत्तोलक के बीच में आता है, कभी पूछ लेगा बीच में कौन आएगा? प्रथम वर्ग में तो आलम्ब आएगा, द्वितीय वर्ग में भार आएगा, तृतीय वर्ग में आयास आएगा। और इसी भार आयास से आप मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ भी निकाल सकते हैं। हमने पूरा थ्योरी समझा दिया है, शायद अगर आपको समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। एग्जाम्पल भी सामने है, बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अगर दोषयुक्त तुला है तो उससे भार आप सही ज्ञात कैसे करेंगे? सर दोषयुक्त तुला कैसे हो सकता है? अरे भाई मेरे,
हो सकता है दोषयुक्त तुला ऐसे हो सकता है कि कोई तराजू है, अब इसका एक तरह का दोष ये हो सकता है कि एक पलड़ा जो है गड़बड़ हो, भारी हो, एक पलड़ा हल्का हो, या इस पलड़े में प्रॉब्लम हो। दोष कहाँ हो? इस जहाँ तौल रहे हो रखकर वस्तु वहाँ हो, लेफ्ट राइट जो पलड़ा है उसमें दिक्कत हो। ये तो आलम्ब है आपका, जहाँ से आप पकड़ोगे उसे। हाँ सर, तो इसमें जब पलड़े के भार असमान हो, अर्थात ये और इसमें कोई प्रॉब्लम है, तब क्या करो, एक बार तो अपना वस्तु जो तौल रहे हो, मान लो कुछ तौल रहे हो, तो इसमें रख के तौलो। इसमें रखोगे तो वस्तु रखे तो यहाँ रखोगे किलो, तो 2 किलो 3 किलो कुछ आएगा। मान लो यहाँ रखें हम भार यहाँ रखें तो W आया, W1 आया हमारा 2 किलो। बात समझे? वहाँ वाट रखेंगे। हाँ सर, अब अभी ये भार में गड़बड़ी है, तो क्या करो, फिर ऐसा करो, 2 किलो आया था ना, हाँ, तो ऐसा करो, एक बार फिर भार अपना उठा के इसमें रखो, इस पलड़े में। अब फिर निकालो W2 इधर से। अब पता चला गुरुजी अब तो आ रहा है 1.5 किलो, अर्थात 1.5 किलो आ रहा है। खेला हो गया, मतलब इसमें रखे भार तो वाट यहाँ रखे तो 2 किलो आया, इसमें भार रखे वाट यहाँ रखे तो 1.5 किलो आया। तब कैसे होगा, मतलब W1 2 किलो, W2 1.5 किलो, तो होगा क्या पता है, सही भार क्या होगा, W1 + W2 बटे 2 कर दो, दोनों जोड़कर 2 का भाग कर दो, 2 + 1.5 3.5 बटे 2 कर दो, आंसर हो जाएगा सही भार का। कब? जब ये पलड़ा दिक्कत कर रहा हो, पलड़े का भार असमान हो तब। लेकिन एक और खेला होता है, वो खेला ये हो सकता है कि भुजाएं ही असमान कर दें, भार ना दिक्कत करे पलड़े का, लेकिन भुजा, एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी ले ली। खेला यही करते हैं जो आप कूड़ा या ये जो पेपर ऊपर बेचते हैं, एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी, ठीक है। अब उसमें कैसे निकालोगे, उसमें एक बार इसमें रखो, एक बार इसमें भार रखो, तो वाट कुछ रखोगे, कुछ वैल्यू आएगा। एक बार भरवा उठा के इसमें रख दो, तौलो, एक बार इसमें रखो एक बार इसमें रखो, जो रिजल्ट आ रहा है W1/W2 नहीं होगा, /2, रूट में W1 W2 होगा। ये कब है, जब भुजा असमान हो, तराजू की भुजा असमान हो। तो दो तरह से हम लोग, सबसे पहले तो दोनों पलड़े में आपको भार रखना है, तौलना ही है, चाहे भुजा असमान हो चाहे पलड़ा असमान हो। वस्तु जो तौल रहे हो दोनों पलड़ों में रखो, चाहे भुजा असमान हो चाहे पलड़े का भार समान हो, दोनों पलड़े में रख के देख लो कितना किलो आ रहा है। फिर क्या करो, फिर अगर पलड़ा असमान है तो W = W1 दोनों जोड़ के 2 का भाग कर दो, और अगर भुजाएं तुम्हें असमान दिख रही हैं फिर भी सही भार निकालना है तो W1 W2 का गुणा करके उसका रूट निकाल लो। समझ में आया बात? तो चलो, 2 प्रकार से हम लोग फाल्टी थर्मामीटर से भी सही भार ज्ञात कर सकते हैं। हमें अगर पता हो कि दोषयुक्त तुला है फिर भी उससे सही भार ज्ञात करें, तो उसकी 2 बातें हो सकती हैं। तुला में दोष 2 प्रकार से हो सकता है। पहला दोष ये हो सकता है कि तुला के पलड़े का भार असमान हो, असमान हो। भाई भार पलड़े का असमान है, तब क्या करोगे, सबसे पहले वस्तु को दोनों पलड़ों में बारी बारी रख कर तौलते हैं जिससे भार W1 व W2 प्राप्त होगा। बोलो, दोनों में अलग अलग तौलोगे, W1 W2 प्राप्त होगा। अब सही भार कैसे होगा, सही भार कैसे निकलेगा? सही भार W बराबर क्या करेंगे, W1 + W2/2 कर देंगे। मतलब दोनों जो अलग अलग तौले हो दोनों पलड़ों में रख के उससे जोड़ के 2 का भाग कर दो, सही भार आ जाएगा। क्लियर? हाँ, दूसरी बात क्या है,
तुला की भुजाओं की लंबाइयाँ असमान हो, कि लंबाइयाँ असमान हो, मतलब एक ज़्यादा बड़ी एक छोटी, जो अभी बताए थे, असमान हो, तब क्या करोगे? तब भी सबसे पहले क्या करोगे? वस्तु को दोनों पलड़ों में रखकर तौलोगे। वस्तु को दोनों पलड़ों में रखकर बारी बारी तौलते हैं, जिससे भार W1 व W2 प्राप्त होता है। W1 और W2 प्राप्त होता है। तो सही भार कैसे निकालोगे अब? क्योंकि यहाँ क्या है? भुजाओं की लंबाइयाँ असमान है। यहाँ क्या था? पलड़े का भार असमान था। सही भार कैसे निकलेगा? सही भार W बराबर रूट ले लो, किसका? जो दोनों भार निकाले हो अलग अलग, W1 W2 का रूट ले लो, काम खत्म, आ जाएगा वैल्यू। तो गलत तुला से भी सही भार निकाल लोगे। दोनों पहले तौल लो बारी बारी, और अब तुम्हें दिखाई देगा कि तुला की लंबाई गड़बड़ है तो रूट निकाल लेना दोनों का गुणा करके, और दिखाई दे पलड़े का भार गड़बड़ है तो दोनों जोड़ के 2 का भाग कर दो, आंसर हो जाएगा, सही भार आ जाएगा। समझ में आया बात? हाँ, अभी एग्जाम्पल में 1-2 सवाल कर लेते हैं, बना लो इसे। यह प्रश्न देखिए आपके बुक का है। एक त्रुटिपूर्ण तराजू है जिसकी भुजाएं असमान है, के पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6.4 ग्राम था 10 ग्राम प्रतीत होता है। पिंड का सही भार। क्या प्रॉब्लम है? देखो, भुजाएं असमान हैं। अब भुजा असमान में हम क्या फार्मूला जानते हैं? कितना आसान सवाल, ऐसे ही पूछ लेता है। W बराबर रूट W1 इंटू W2। भुजा असमान में तो यही जानते हो, यही तो लिखाए हैं, भुजा की लंबाई असमान है, तो ये होगा। पहले तौलता है तो क्या आता है? 6.4 ग्राम। फिर तौलता है तो क्या आता है? 10 ग्राम। इतना अंतर, बहुत गड़बड़ है यार। तो सोच लो, दशमलव ये हट जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो रूट 64 हो जाएगा, अर्थात 8 × 64, 8 ग्राम आंसर। सोच लो, सही 8 ग्राम है। एक बार 6.4 ग्राम तौल रहा है, एक बार 10 ग्राम तौल रहा है। कितना गलती तौल रहा है भाई, क्या हो जाएगा? ये देखो 8 ग्राम उत्तर सही है। काम खत्म, सिंपल है, कोई दिक्कत? बना लो। देखिए, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्या? गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? गुरु माने भार, तो गुरुत्व का केंद्र अर्थात भार का केंद्र। किसी वस्तु के भार का केंद्र क्या है? जहां पर उसकी समस्त भार कार्य कर रहा है। कोई एक बिंदु होगा जिस पर समस्त भार काम कर रहा है, वही सेंटर क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। और अगर कोई चीज, ये डिपेंड करता है मास पर, मास का वितरण किस तरह से है। यदि कोई चीज सम है, समरेखीय है, जैसे कोई एक दंडा है, ठीक है, समदंड जिसे बोलते हैं, समदंड है, तो एक समदंड है, तो इसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ठीक बीचों बीच, मध्य में होता है, मध्य में होता है, ठीक है। यदि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हो, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर हम मान लिए अगर है, तो इसका मतलब है कि ये ठीक बीचों बीच 5 मीटर इस किनारे से भी दूर होगा और 5 मीटर इस किनारे से भी दूर होगा। समदंड का मतलब यही है, ठीक बीचों बीच आएगा। बात समझ में आया? ठीक। कोई मान लीजिए गोला है, ठीक उसके सेंटर पे आएगा, ठीक। सर्किल है, उसके सेंटर पे जाएगा गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है? जहां पर समस्त भार कार्य करता है। ये मास पर डिपेंड भी करता है, जिधर मास ज़्यादा होगा उधर गुरुत्व केंद्र विस्थापित हो जाता है। अब जरा मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मास जिधर ज़्यादा होगा, पीसा की मीनार तिरछी है लेकिन आज तक गिरी नहीं, क्यों? ये भी एक सवाल गुरुत्व केंद्र का है। कभी कभी आप देखते हैं हम लोग 2 पैरों पर खड़े होते हैं, अस्थायी होते हैं, एक पैर पर खड़े होने से थोड़ा अस्थायी हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि जब देखोगे ट्रैक्टर होता है, उस पर भूसा लाद देते हैं, 1-2 मंजिला 2 मंजिला, तो नीचे उसे पलटने का खतरा होता है, तो भारी पदार्थ नीचे डालना पड़ता है अगर उसे बचाना है। 2 मंजिला बसें होती हैं, 2 मंजिला बसें होती हैं, जो ध्यान दोगे तो जो 2 मंजिला बसें हैं ना,
उसमें नीचे ज़्यादा लोग बैठाए जाते हैं, ऊपर कम। ऊपर बैठा दो सबको, नीचे हटा दो, अगले डिवाइडर पे बस पलट जाएगी। जो पीछा की मीनार है वो झुकी है, गिरी क्यों नहीं? 4 व्हीलर पे ज़्यादा अस्थायी होते हम लोग, क्यों, क्या कारण है? तो ये सब चीज़ें हम लोग समझने चल रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, तो मास जिधर ज़्यादा होता है उधर गुरुत्व केंद्र अपने आप आ जाता है। अगर मास समान रूप से वितरण है तो केंद्र में चला जाएगा, सेंटर पे, ठीक बीचों बीच। जैसे यहाँ समदंड था, इसका मतलब मास समान है हर स्थान पे, तो ठीक बीचों बीच। अदरवाइज इधर मोटा हो जाता, इधर पतला, तो मोटे की तरफ गुरुत्व केंद्र ज़्यादा हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मास जिधर ज़्यादा गुरुत्व केंद्र उधर विस्थापित। और संतुलन के लिए क्या चाहिए? संतुलन के लिए चाहिए, कोई वस्तु संतुलन में हो, संतुलित हो, गिरे न, बैलेंसिंग हो, बैलेंस सही हो, उसके लिए चाहिए कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है समझ में आया? जहां से किसी वस्तु के समस्त बल रेखाएं कार्य कर रही हूं, जिस बिंदु पर किसी वस्तु का समस्त बल रेखाएं कार्य कर रही हो, या जिस बिंदु पर समस्त भार केंद्रित हो। ठीक है, गुरुत्व के संतुलन क्या है? गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली बल रेखाएं आधार से होकर जाती हैं तो वस्तु संतुलन में रहता है। ठीक है, अगर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली बल रेखाएं आधार से होकर जा रही हैं तो वस्तु क्या है? संतुलन में होगा। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कोई इस तरह से वस्तु है, इसका जिधर मास ज़्यादा है, ऊपर पतला है नीचे ज़्यादा है, तो मास इधर ज़्यादा होगा। तो मास ज़्यादा होगा, जिधर मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर आ जाएगा। अब इसका आधार क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार है, तो इससे जाने वाली बल रेखा थोड़ा तिरछा भी कर दोगे तब भी बल रेखा क्या होगी? इसके आधार से होकर जाएगी। आधार माने ये नीचे वाले परत, आधार से होकर जाएगी। अगर आधार से बाहर बल रेखाएं जा रही हैं तो पलटने का खतरा हो जाता है। संतुलन खराब तब होता है जब गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली बल रेखाएं आधार से बाहर निकलने लगें। आधार से बाहर निकलने लगेंगी तो वस्तु पलट जाएगी। जैसे हम लोग जब 2 पैर पे खड़े होंगे, जैसे चंगू 2 पैर पे खड़ा है, ठीक है, चंगू 2 पैर पे खड़ा है, तो इसका आधार कितना हुआ? आधार सर इतना हुआ। इसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर यहाँ होगा। अब सेंटर यहाँ है, सेंटर से जाने वाली बल रेखा यहाँ से ऐसे गुजर रही है, थोड़ा तिरछा फिरछा हुए तब भी गुजर रही है। हाँ सर ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे कोई व्यक्ति है बोझा लाद के ऐसे कंधे ऐसे कर लेता है, ऐसे कर लेता है ना, गेहूँ जो उतारते हैं गाड़ी से, देखो तो वो बोझा गेहूं का बोरी ला दे और ऐसे कर लिए। क्यों? क्योंकि खुद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये दिख रहा है, न्यूक्लियस पर है, और जो एक कुंतल लाद रहे हो ऊपर, या एक बोरी लाद रहे हो, उसका भी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर उसको ऐसे ही पकड़े रहोगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे काम करेगा, अर्थात दोनों को मिला के जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है दोनों का भार का, वो आपके आधार से बाहर निकलने लगेगा और आप पीछे पलट जाओगे। और अगर ऐसे कर लोगे तो जो बोरी है उसका भी सेंटर और आपका सेंटर से होकर जाने वाली बल रेखा आपके पैर के अर्थात आधार से होकर जाएगी और आप संतुलन में रहोगे। कभी पहाड़ पे चढ़ते वक्त देखो तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि जब आगे की ओर झुक जाते हो तो आपके सेंटर से आप ग्रेविटी से होकर जाने वाली बल रेखा आपके पैर रूपी आधार से होकर जाती है, इसलिए आप बैलेंस चल पाते हो। ऐसे जाओ तो पलटी जाओगे। हाँ, तो जब तक गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली बल रेखा आधार से होकर जाएगी तब तक वस्तु नहीं गिरेगी, संतुलन में रहेगी। जैसे ही आधार से बाहर गई वस्तु गिर जाएगी। जब एक पैर पे खड़ा होगा तो आधार थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा भी तिरछा इधर धक्का हो तो आधार से होकर जाने वाली बल रेखा की दिशा चेंज हो, इधर उधर निकलने लगेगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा, गिरने का खतरा होगा। जैसे ट्रैक्टर में ये टाली है, आधार गुरुजी है, अब अभी तो गुरुत्व केंद्रीय है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऐसे डिवाइडर आएगा, डिवाइडर ऐसे ऐसे बना है, आएगा तो तिरछा होगा तो ये यहाँ से जाएगी। जब ऐसे होगा तो गुरुत्व केंद्र पीछे भागेगा, रेखाएं इधर भागेंगी, भार इधर इस दिशा में भागेगा, तब भी इसके आधार से होकर जा रहा है। लेकिन जरा समझो बात को, जैसे इस पर इतना
आप लाद दिए बोझा, अब यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, इधर कहीं आ जाएगा क्योंकि भार इधर ज़्यादा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही चला जाएगा। हाँ सर, अब जब यहाँ हो जाएगा गुरुजी, तो अभी एकदम खड़ा है ट्रैक्टर तब तो सही है, इस तरह से आधार रेखाओं से बल गुजर रही हैं, जितनी बल की रेखाएं। जैसे डिवाइडर आएगा, थोड़ा सा भी एंगल टेढ़ा हुआ बल रेखा का, तो देखो आधार से जो पहिए तक का आधार है उससे बाहर निकलने लगी बल रेखा, और बल रेखा आधार से बाहर निकलने लगी तो ट्रैक्टर पक्का पलट जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, यही कारण है 2 मंजिला बसें भी, 2 मंजिला बसें। इसीलिए क्या करते हैं इसमें जब बोझा ज़्यादा लाते हैं तो नीचे भारी पदार्थ, लोहे का सरिया और या राड और डाल दो। लोहे का सरिया राड डालने से क्या फायदा होगा, इधर द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, भार ज़्यादा हो जाएगा, तो केंद्र ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सदैव संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। नीचे होने से क्या होगा, उससे होकर जाने वाली बल रेखाएं आधार से होकर गुजरेंगी, और आधार से होकर गुजरेंगी तो वस्तु संतुलन में रहेगा। तो जैसे 2 मंजिला जो बसें हैं, 2 मंजिला जो बसें हैं इस तरह से, अरे सरी कौन बस, चलो खराब मत ही करो। 2 मंजिला जो बसें होंगी सर, 2 मंजिला बसें, अब उसमें क्या होगा भाई, देखो 2 मंजिला जो बसें हैं, अब उसका आधार तो यही है सर। हाँ, अभी नॉर्मल स्थिति में कहीं सेंटर इधर या उधर कहीं होगा, लेकिन जब लोग बैठने लगेंगे, मान लो यहाँ बैठ गए बहुत सारे लोग यहाँ बैठ गए, तो नीचे नहीं बैठा कोई, ऊपर बैठ गए, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाएगा, द्रव्यमान जिधर ज़्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर विस्थापित हो जाएगा। हाँ सर, अब जो बल, जैसे ही डिवाइडर आएगा तो भाई अभी खड़ी है तो दिशा सीधा नीचे काम कर रहा है, जैसे डिवाइडर आएगा, जैसे ऊपर उठा सब बल रेखा का डायरेक्शन ये आ जाएगा तिरछा, और जैसे तिरछा होगा बल रेखाएं जैसे ही आधार से बाहर जाएंगी सब पलट जाएगा। ठीक है? हाँ सर, अब क्या करना है, नीचे लोग ज़्यादा बैठाओ, जब नीचे लोग ज़्यादा बैठाओगे, बात समझो, ऊपर कम बैठाओ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर नहीं जाकर नीचे ज़्यादा रहेगा, तो नीचे आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहने से थोड़ा तिरछा भी होगा, तब भी वो आधार से ही होकर जाएगी बल रेखा। यही कारण है पीसा की मीनार तिरछा होते हुए भी, कभी कोई चीज़ आप देखो तिरछा हो और न गिर रही हो तो समझ जाना इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, अर्थात उससे होकर जाने वाली बल रेखाएं अभी उसके आधार से होकर जा रही हैं, इसलिए वो नहीं गिर रहा है। जिस दिन आधार से बाहर हो जाएगी, इतना तिरछा कर दो कि आधार से बाहर चली जाए तो गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर पतला होता है, ऊपर देखोगे हल्का होगा, नीचे भारी होगा। तो नीचे चीज़ें भारी अगर हों, ऊपर हल्की हों तो ज़्यादा संतुलन में होगा, ऊपर भारी नीचे हल्का तो असंतुलन में होगा, कभी देख लेना, है ना? समझ में आया? हाँ, संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए, ऊपर होगा तो आधार रेखा से बाहर चली जाएगी बल रेखाएं और वो असंतुलित होकर गिर जाएगा। कोई शक नहीं? तो समझ में आया हो तो बना लो, कहानी खत्म। इस तरह से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। कोई शक नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी चालू होने वाला है, परेशान न होइए, ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं किसी बात को लेकर। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।